बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन, दिन ब दिन मुल्क के हालात इंतहाई मुश्किल तरीन होते जा रहे हैं। एक आम तबका जो गुर्बत की लकीर से नीचे जिंदगी बसर कर रहा है, उनके घरों के चूल्हे ठंडे पड़ चुके हैं। 2 वक्त का खाना मुयस्सर नहीं। आए रोज कभी बिजली की कीमत बढ़ती है तो कहीं पेट्रोल का बम गिराया जाता है। वो तबका जो दिन भर मेहनत मुशक्कत करने के बाद बड़ी मुश्किल से 500 रुपए कमा पाता है, उनके घर में 1 किलो का एक पैकेट आयल का नहीं जा सकता। अशियाए ज़रूरत खुर्दनोश इंतहाई महंगी हो चुकी हैं। ऊपर से बीमारियों ने, कोरोना और डेंगू ने अपने पर तोल रखे हैं। हर जगह वबा फैली हुई है। बेशक हुकूमत उसको कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है, लेकिन बहुत सी जगह ऐसी हैं आज भी जहां पहुंचना मुश्किल है। लाहौर में भी डेंगू के इंतहाई ज्यादा मरीज बढ़ते जा रहे हैं और अद्वियात नापैद हो चुकी हैं। गो कि हुकूमत ने इस बात का कल ऐलान किया है कि लाहौर में 3 करोड़ से जायद डेंगू की गोलियां फराहम कर दी गई हैं, लेकिन लोग आज भी मेडिकल स्टोरों पर अद्वियात तलाश करते फिरते हैं। दूसरी जानिब कालदम तंजीम TTP से पाकिस्तान की हुकूमत ने मुज़ाकरात का ऐलान किया है, जिस पर अपोजिशन को बहुत ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ात हैं। अपोजिशन के तहफ़्फ़ुज़ात दूर किए बगैर, पार्लिमान में लाए बगैर ये मामला कैसे हल होगा, इस पर भी बात करेंगे। मेरे साथ हमेशा की तरह मौजूद रहेंगे प्रोग्राम में लाहौर से राना गुलजार अहमद साहब। आप साबिक ब्यूरोक्रेट और माहिर कानूनदान तजिया निगार हैं, जबकि वाशिंगटन DC से हमें ज्वाइन करेंगे अवैस करनी साहब। राना साहब, अवैस साहब, दोनों मेहमानों को अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। राना साहब, आज प्रोग्राम का आगाज आपसे करते हैं और आज जो है वो तमाम अखबारों में और मीडिया चैनल्स पर एक ही खबर चल रही थी कि एक मरतबा फिर लाहौर में जो है वो डेंगू फैल चुका है और डेंगू के इलाज के लिए कोई तदाबीर तो अलग बात है, लेकिन लोग जो है उनको मेडिसिन भी नहीं मिल रही और मेडिकल स्टोरों पर बड़ी लाइन लगी हुई है। गो के हुकूमत ने कल ऐलान किया है कि जी लाहौर में 3 करोड़ से ज्यादा डेंगू की जो गोलियां हैं वो फराहम कर दी गई हैं, लेकिन लोगों की आज भी यही शिकायत है कि एक तो अद्वियात नहीं मिल रही हैं, दूसरा डेंगू पर कंट्रोल करने के लिए कोई ऐसे खातिर इंतजामात नहीं किए गए हैं जो दिखाई देते हो। जी, ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये आपने जो इशू है इस वक्त बड़ा बर्निंग इशू है, ना सिर्फ लाहौर में बल्कि पूरे पाकिस्तान में। और इसके 2 पहलू हैं। सबसे पहले तो जब ये पता है कि डेंगू एक अचानक नहीं आई, बल्कि ये एक पिछले कई सालों से इससे अवाम दो चार है इस बीमारी से, और इससे बड़ा नुकसान उठाया। शहबाज शरीफ के दौर में जैसे कि आपने देखा होगा, पिछले सालों में जो ही ये सीज़न आता था और बड़ी हुकूमती मशीनरी एक्टिव हो जाया करती थी, और एक बहुत स्प्रे और इसकी सर्विलेंस और इसकी लार्वास को ख़त्म करने का एक बड़ा भरपूर किस्म की एक तहरीक, एक मुहिम चलाई जाती थी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हुकूमत को इससे पता था कि ये डेंगू की एक जो ऐसी लहर आने वाली है, और उसमें जो प्रिकॉशनरी मेजर थे, जो मेरा ज़ाती तजिया है, मैंने देखा है क्योंकि ये करते रहे हैं हम अपने दौर में, तो ये बिल्कुल हुकूमत इस सिलसिले में नाकाम रही है। उसकी कागजी कार्रवाई तो कुछ हद तक रही है, लेकिन कहीं भी प्रैक्टिकली एक नज़र नहीं आया कि उसने जो किरदार अदा करना था इसको रोकने के लिए, मच्छर को मारने के लिए, लार्वा ख़त्म करने के लिए, वो इसमें बिल्कुल नाकाम रही है। उसका रिजल्ट ये हुआ कि यकदम इसने हमला किया। डेंगू मच्छरों की जो अफजाइश थी वो बहुत बढ़ गई। लाहौर में तो सूरत हाल बड़ी गंभीर है। आप इस वक्त तक पंजाब में कोई 19,000 से ज़्यादा लोग इससे वो मुबतला हो चुके हैं, जिसमें मेजॉरिटी 14,000 से ज़्यादा जो है वो यहाँ लाहौरियों की है। सूरत हाल ये है कि अब सर्विसेज चले जाएँ तो एक बेड पे 2-2 पेशेंट है, और फिर भी लोगों को इंतजार करना पड़ता है। और इतनी ये तकलीफ दे बीमारी है कि मरीज़ के लिए बैठना उठना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इतनी पेनफुल बीमारी है, लेकिन अस्पतालों का ये हाल है कि वहाँ पे जगह नहीं है। अभी याद जैसे आपने कही कि ये उन्होंने ज़बानी कलामी तो कहा है, गोलियाँ एक पैनाडाल तक आपको मुयसर ना आए,
और अपने पैसे खर्च करके ना मिले। हुकूमत ने तो क्या देनी है, लोग पैसे खर्च करने के लिए भी तैयार हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये गवर्नमेंट की जो हिकमत अमली है, इसमें उन्होंने वक्त पे ज़रूरियात का प्रॉपर जो वो इदराक नहीं कर सके या सोए रहे हैं। तो ये एक बड़ा लम्हा फिक्रिया है और हुकूमत की कारकर्दगी बड़ा सवालिया निशान है। इस वक्त जो है बहुत सारे हमारे ऐसे जानने वाले लोग हैं जिस मर्ज में मुबतला हैं, वो अस्पतालों में जाते हैं सरकारी में, और फिर अल्टीमेट जब वहाँ के हालात देखते हैं तो मेरे खुद ज़ाती नॉलेज में वहाँ से छोड़ के प्राइवेट अस्पतालों में जाते हैं, और प्राइवेट अस्पतालों में जो लूट उन्होंने मचाई हुई है वो भी एक ऐसी अपनी जगह पे दास्तान है। तो ये इस वक्त अद्वियात भी नहीं मिल रही हैं, बिस्तर भी नहीं है, अस्पताल भरे पड़े हैं। ये जो बिल्कुल अनकंट्रोल्ड है, गवर्नमेंट का इस पर कंट्रोल नहीं है, अद्वियात पैनाडोल तक नहीं मिलती हैं। तो ये आवाम में जो इस वक्त तसब्बुब है, जो कम परेशानी है, ये बिल्कुल बरहक है। और हुकूमत को फौरी तौर पर हंगामी हालात जो है इसमें करने चाहिए और हंगामी इकदाम लेने चाहिए। और हुकूमत को चाहिए कि अद्वियात और अपने ऐसे सेंटर कायम करे जहाँ पे लोग डेंगू के मरीजों का इलाज हो सके, और प्राइवेट अस्पताल बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता। मैंने देखा है कि अभी एक पेशेंट दाखिल हुआ है, कोई 1.5 लाख दे के एक प्राइवेट हॉस्पिटल से फारग हुआ है। तो ये हर बंदा तो नहीं कर सकता, ये हुकूमत को अपना रोल अदा करना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। अवैस करनी साहब, इस वक्त सहाफत जो है हुकूमत की तरह वो भी शदीद मुश्किलात से दो चार है। आप देख रहे होंगे कि मीडिया एक्टिविस्ट को कत्ल कर दिया गया है, सहाफियों के साथ किस तरह का सलूक किया जा रहा है। आज के इस दौर में इन मुश्किल पहलुओं पर रोशनी डालना, इन मुश्किल पहलुओं पर बात करना गो के बड़ा मुश्किल है, लेकिन आप और हम ये आवाज उठाते रहते हैं। आप हुकूमत को किस जगह पे देख रहे हैं? हुकूमत कर क्या रही है? किस नजरिए पे चल रही है हुकूमत का? ये तर्ज कौन सा है? ये कौन सा तरीका है जिस तरीके से इस मुल्क को चलाया जा रहा है और ये हुकूमत चल रही है? इसका जवाब बहुत मुश्किल है। आपने बहुत मुश्किल सवाल मेरे से करते हैं, और बहरहाल बात सच जो है वो सच ही। आपसे मुश्किल सवाल इसलिए करते हैं, आप दूर हैं, राणा साहब और मैं करीब बैठे हैं। जी जी, शुक्रिया। जो हुकूमत में लाए हैं वो हुकूमत के जाने का इंतजार कर रहे हैं। अब ये नहीं कर सकते कि इनको भेज दें, क्योंकि अगर इसको एकदम भेजेंगे तो मसला हो जाएगा। जो तमाशा होना था, जो तमाशा लगना था सारे सूबों में, और जिस तरह वो हो गया है, अब उसका तदारिक यही है कि आगे अब सोच समझ रहे होंगे तमाम स्टेक होल्डर्स ही कि अब आगे क्या करें। बदकिस्मती ये है कि ऑप्शन में अभी भी आगे करप्शन ही अवेलेबल। और मैं अभी एक बड़ी मशहूर सिंध से एक लीडर का नाम नहीं लूंगा, न किसी पार्टी का, उनकी वीडियो देख रहा था, जबकि मैं इंटीरियर सिंध में भी रह चुका हूँ और कराची को भी देख चुका हूँ, और वो इतने कॉन्फिडेंस से उनकी स्पीच अभी वायरल हो गई होगी वीडियो सोशल मीडिया पे। और वो उसमें कह रही हैं कि मैंने कभी करप्शन नहीं की, हमने कभी करप्शन नहीं की, बल्कि हमारे तो हम तनख्वाहें तक, अगर कभी कोई नौकरी की है, तनख्वाहें तक हैं तो वो तक इदारों को दे देते थे, फलाह के इदारों को। तो अगर ये सब ऐसे चल रहा है तो पाकिस्तान में फिर फाइनेंशियल क्राइसिस कैसे आया? और दूसरी बात जी, ये सहाफियों को तो ये काम करना पड़ेगा, ये पूरी दुनिया में मसला है। सहाफत वो मुकद्दस पेशा है, इसलिए कहते हैं कि ये वो प्रोफेसी है इस पेशे में, नबियों से मुकद्दस के ऐसे पैगाम पहुंचाते हैं जैसे कि हक है पैगाम पहुंचाने का। और मेरा ये ख्याल है कि अगर सहाफी अपने आप को 50% बेहतर कर लें तो पाकिस्तान 500% बेहतर हो जाए। यानी कि जिन जगहों पे हम कंप्रोमाइज ना करें और इकट्ठे होके चलें तो ये बहुत बेहतर हो सकता है। बाकी हुकूमत के अब सारे मसाइल ऐसे ही चलेंगे, काफी सारे मसाइल हैं, एक हुकूमत को भी नहीं कहा जा सकता, मगर मैनेजमेंट जहां पे भी बुरी होगी वहां पे कोई भी मसला हो सकता है। मैं पहले भी प्रोग्राम्स में बता चुका हूँ कि जब भी मैनेजमेंट नहीं होगी, आप उन्हें जितना मर्जी पैसा दे दें, वसाइल दे दें, वो कोलैप्स कर देंगी मुशीरान। तो जी ये अभी आपको ऐसे ही काम चलाना पड़ेगा। अब देखें क्या फैसले होते हैं। इसमें एक चीज आती है कि अच्छा भी है कि अवाम के साथ ऐसा हो रहा है, पाकिस्तान की अवाम के साथ वो वोट की अहमियत जान रहे होंगे। वो ये जान रहे होंगे कि पैसे लेके या बिरयानी की प्लेटों पे या वक्ती तौर पे अपने फायदे देख के जो फैसला करते हैं, तो उसके बाद किसी एक बंदे को मोरिद इल्जाम नहीं ठहराया जा सकता। क्योंकि एक इदारे पे तो तनकीद करना बहुत आसान है कि जी वो इदारा सारे से सियासतदानों को ला रहा है,
मगर अब पाकिस्तान में वोट कास्ट होते हैं, पूरा एक सिस्टम है, हर जगह पे उनकी इन्वॉल्वमेंट नहीं होती है। और वो भी क्या करें कि उनके सामने कोई चॉइस में ही सारे के सारे जो केले हैं या फल हैं वो खराब है, उन्होंने बस थोड़े कम खराब वाले को उठा लेते हैं। जी बिल्कुल ठीक है। अच्छा राना साहब, आज भी आपने सुना होगा वजीर आजम साहब आज फिर तकरीर फरमा रहे थे और उनकी गुफ्तगू वहीं पे खड़ी थी, कंटेनर से जो शुरू हुई थी, चोर, करप्शन, ये हो गया वो हो गया। अब 3 साल गुजर गए, एक ही बात बार बार हो रही है, फिलहाल चोर था, फिलहाल खा गया, फिलहाल करप्शन आज जिस हद पे खड़ी हुई है पहले हमने कभी नहीं देखी है इस हद पे। और इस करप्शन का जिम्मेदार अब कौन है, किसने करप्शन रोकनी है और इसका कौन इसको कंट्रोल करेगा, जब वजीर आजम खुद सिर्फ एक ही बात पे हुकूमत चला रहा हो कि चोर खा गए, करप्शन हो गई है, करप्शन हो रही है, कंट्रोल किसने करना है? रामा साहब 3 साल गुजर गए इस हुकूमत को और जो इसने दावे किए थे उससे सबसे बड़ा दावा यही था कि मैं इस मुल्क में करप्शन खत्म करूंगा और इंसाफ पे मबनी एक निज़ाम कायम करूंगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमने देखा कि जो कंटेनर पे जो एक था कि जो साबका हुकूमतें थी उन्होंने करप्शन की इंतहा कर दी, उन्होंने बाहर जायदादें बना ली, मुल्क को लूट लिया, खजाने खाली कर दिए। और अब उम्मीद क्यों लेके आए थे इमरान खान को? इमरान खान चॉइस क्यों बना था? जैसे कि अभी करनी साहब ने भी किया कि वो चॉइस जो केले थे उनमें से जो अच्छा केला होता है उसको चुन लिया जाता है और उस पर फिर अवाम का भी एक, सिर्फ उधर ही नहीं है, अवाम ने भी एक भरपूर तरीके से अपना रोल इसमें अदा किया कि हमने जो ऐसा हुक्मरान लाए जो जिसपे लोग इस वक्त इतमाद करना शुरू हो गए थे कि ये वाकई करप्शन खत्म करेगा, ये वाकई गुड गवर्नेंस देगा, ये वाकई इंसाफ पे मबनी निज़ाम लेगा, ये वाकई ऐसे लोग हों इसकी आएंगे जो पाक साफ लोग होंगे इसकी काबीना में, इसकी हुकूमत में। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब हमने देखा प्रैक्टिकली सब कुछ उल्ट नजर आया। आज इमरान खान को ये बातें नहीं करनी चाहिए, उसको जेब नहीं देती कि ये बातें करें। आज उसको अमली तौर पर देने कि मैंने आके ये आप 3 साल में आपके लिए किया है और मेरी हुकूमत में करप्शन नहीं है, मैंने पिछली करप्शन है जो मैंने वादा किया था कि मैंने उनसे वापस लेनी है, इतने पैसे मैंने आपको वापस ले दिए हैं। बल्कि मैं तो समझता हूँ कि लेने की बजाय देने पड़ गए हैं कौम को। इतना बहुत ज्यादा खर्चा जो हमने उनके केसों को चलाने के लिए, उनको पकड़ने के लिए, जेलों में रखने के लिए, नैब पे, वकीलों पे, वो बहुत अखराजात कर दिए और गेन हासिल कुछ नहीं किया। इसलिए जो भी वादे थे वो पूरे नहीं है। करप्शन का बहुत बुरे हालात है, गवर्नेंस के बहुत बुरे हालात हैं। अब किसी आदमी का काम जो है जैसे कोई रूटीन में होता था वो भी नहीं होता। वहां पे जो किसी को डर और खौफ नहीं है कि हमारे ऊपर बैठा हुआ है। कम से कम ये क्रेडिट हम देते हैं सबका गवर्नमेंट को कि एक जोर खौफ जरूर होता था। करप्शन बेइंतहा की उस दौर में भी हुई, किसी को भूल नहीं है। नून लीग के दौर में, बड़े लेवल पे पीपल्स पार्टी के दौर में, इसमें अगर इमरान खान एक बार क्या इमरान खान जी बड़ा, क्योंकि वो तो करप्टी का है, उसके अंदर करप्शन नहीं की है, वो तो ईमानदार आदमी है, तो उस ईमानदारी को जो उस एक बंदे की ईमानदारी जब हो और नीचे सब करप्ट टोला उसे इर्द गिर्द इकट्ठा हो, तो उसको कैसे आप क्रेडिट दे सकते हैं? इस ईमानदारी का क्रेडिट नहीं दे सकते। इसकी जिम्मेदारी जहाँ पे आपने कहा, तो मैं समझता हूँ कौम की उम्मीद इमरान खान से थी, इमरान खान को लेके कौम आई थी। ये जिम्मेदारी उसकी है कि करप्शन फ्री पाकिस्तान दे लोगों को और इंसाफ पे मबनी निज़ाम दे और गुड गवर्नेंस दे। गवर्नेंस भी नाकाम है, करप्शन भी पहले से ज़्यादा हो गई है। जो भी वादे थे, कोई वादा ऐसा नजर नहीं आ रहा जो पूरा किया हो। अभी 2 साल हैं इनके। मैं समझता हूं कि इनको होश के नाखन लेने चाहिए, इस रवश को चेंज करना चाहिए। इसकी टीम को भी सोचना चाहिए कि हमने फिर अवाम के पास जाना है और इमरान खान को अब जरा थोड़े बोल्ड डिसीजंस लेने चाहिए जिसमें ये जो चीजें वादे थे वो वादे लोगों को पूरे होते हुए नजर आए। बिल्कुल ठीक है। अच्छा अवैस करनी साहब, हमारे मुसलमानों के और गैर मुस्लिम लोगों के इखलाक का मुवाजना कीजिए, जरा मुझे बताइएगा कि वहां पे वो लोग जो मुसलमान नहीं हैं, जिनको हम अच्छा नहीं समझते और जिन्होंने जहन्नम में भी जाना है और उन्होंने जन्नत में नहीं जाना, जन्नत में हमने जाना है मुसलमानों में, वहां पे ट्रेन का हादसा होता है, मुतलका वजीर वो रिजाइन कर देता है, कहीं कोई और ऐसा बड़ा मिसहैप होता है और वजीर आजम की तरफ उंगली उठती है तो वजीर आजम रिजाइन कर देता है और हुकूमत छोड़ के चला जाता है। यहाँ रोज हादसात होते हैं, लोग भूखे मर रहे हैं, मुल्क से चीनी गायब हो चुकी है, कुछ भी मिलता नहीं है यहाँ पे, लेकिन हमारी इखलाकी जुर्रत कहाँ गायब है? थोड़ा इसमें तो मुवाजना करें। शाह साहब बहुत बेहतरीन सवाल है और इंतहाई दोबारा आपका खतरनाक सवाल है, हकीकत पे मबनी सवाल है।
मसला यहाँ पे ये है जी कि मैंने बहुत पहले चर्चिल की और एक दो और बड़े फिलोसफर्स की कोटेशंस या उनको कहने की उनकी बातें पढ़ी थी। बहरहाल सबसे बेहतरीन तो हमारे पास रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन मौजूद हैं। माशरे में कोई भी करप्ट है, उसकी वजह यह है कि हम लोगों ने चुना है, हम खुद करप्ट हैं। यहाँ पे लोगों के इखलाकियात तमाम चीजें, यानी कि हमारे मुताबिक हो सकता है यहाँ पे खाने पीने के लिहाज से वो हर चीज हराम खाते हैं, मगर जी यहाँ पे इस हद तक ईमानदारी है, या हो सकता है सारी जगहों पे मैंने अभी तक यही ईमानदारी देखी है, या हो सकता है मैं इनका गलत व्यू बयान कर रहा हूँ। यानी ये हो सकता है कि लोग मुझे ये कहें कि आप सिर्फ वेस्टर्न माशरे की तारीफ कर रहे हैं, मगर आप यकीन करें कि मैं अपना बता सकता हूँ कि मैंने एक यहाँ पे सिम खरीदी लोकल यूज करने के लिए, तो उसमें से 8 पैसे बाकी बचे। दुकानदार ने मुझे ना ये देखा कि क्यों देने हैं, कहाँ देने हैं या पैसे पूरे हो गए हैं, उन्होंने मेरे हाथ में 8 पैसे पकड़ाए। और वो एक अच्छा बड़ा यानी कि वो थी, यानी दुकान थी, वो कह सकते थे कि जी 8 पैसे की बात तो है। मैंने वो 8 पैसे अभी तक संभाल के रखे हैं, ये तकरीबन 1.5 साल पहले की बात है। यानी कि मैं इस हद तक हैरान था। अच्छा, ऐसा काफी सारी जगहों पे हुआ है। यहाँ पे तो जी वो पेट्रोल की प्राइस आपके चेंज हुई होगी, जितनी प्राइस बनी होगी 5-10 रुपए तो रोज हर बंदे के ऊपर 2, 3, 4, 5 रुपए तो वैसे ही हमारी कौम खा जाती है। यानी एक पेट्रोल पंप की रोजाना की आमदनी में 15 से 20 हजार रुपए सिर्फ इसके होंगे जो राउंड में खाए। तो ये तमाम चीजें, ये अखलाकियात, इंसान की खैरात करने का जी, करप्शन करने का, किसी चीज का कोई फायदा नहीं है। वो सॉरी, जब आप करप्ट हैं, अब मैं जी पूरे मुल्क को लूट के खा जाऊं जी, अच्छा जहां से करप्शन का मौका मिले, या मैं सहाफी हैसियत से बताता हूं आपको कि भाई मुझ पे प्रेशर हो कि मैंने करप्शन छुपानी है जी, मुझे 50 लाख रुपए मिले, मैंने ले लिया, अब उसमें से मैं ज़कात दे रहा हूँ, उसी में से मैं कुर्बानी कर रहा हूँ, उसी में से मैं जी गरीबों को। यही पाकिस्तान में हो रहा है। चाहे आप बड़े बड़े ये जो प्रॉपर्टी टाइकॉन्स हैं इनसे देख लें, उनके पूरे पूरे हॉस्पिटल्स में चौकों पे खानों के दस्तरखान चल रहे हैं गरीबों के लिए, लोगों को लूटे जा रहे हैं इधर से खा। यानी कि इनर जो अकाउंटेबिलिटी है ना जी, वो एज ए मुस्लिम जो है ना इन्होंने अपनी खत्म कर दी। आप हराम ना कमाएं, किसी को बेशक ना खिलाएं, किसी की हेल्प ना करें, ज़कात ना दें, जो नहीं है नहीं करें। इस्लाम का हर असूल साहिबे इस्तिताअत हैसियत पे है। तो यहाँ पे मगर कम से कम मैंने ये देखा है कि जी किसी किस्म की, यानी चोरियां डकैतियां इधर भी होती होंगी, यहाँ पे भी होती हैं, लोग खौफजदा होते हैं किसी हद तक, सारे सिलसिले हैं, मगर ये है कि ज्यादातर अवाम, हर बंदा खुद से जिम्मेदारी से टैक्स देता है। ये नहीं करते कि भाग रहे हैं या छुप रहे हैं। अब उससे क्या होता है जी, यानी अगर गवर्नमेंट ने अमीर को टैक्स ज्यादा लगा दिया तो उनकी अवाम में डिसकंटेंट नहीं है, गैर मुतमईन नहीं है। उन्हें पता है जो हमारी हुकूमत हमसे लेके, अच्छा ठीक है जंगों में पैसा लगा रही है, वरना जितना अमेरिका ने जंगों में पैसा लगाया हुआ है, अमेरिका को तो अभी तक खत्म हो जाना चाहिए था। खरबों डॉलर अमेरिका पर 100 साल में लगा चुका पूरी दुनिया में, जंगों पे फ्यूल करने पे या रोकने पे। ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि उनके ऊपर ही पैसा। अब जी कोविड का जमाना आया, हमारी हुकूमत के पास पैसे नहीं थे, यहाँ पे तो हर हफ्ते लोगों को $2000 मिले। आप सोचें एक महीने में, यानी उन्होंने अपने कारोबार छोड़ दिए, बड़ी बड़ी एलईडीज खरीद ली और बैठ के नेटफ्लिक्स के ड्रामे देखे। यानी कि कहने की बात यह है कि रियासत हैंडल कर सकती है, मगर हम बहैसियत इंसान भी करप्ट हैं, यानी कि सिस्टम को चलने नहीं देते। जैसे ही सिस्टम थोड़ा सा चलता है, और इस सब का जी सोल्यूशन है, यानी कि ये नहीं है कि ये मसला चल सकता है। हजरत अली अलैहिस्सलाम का फरमान है कि जब अदल का निजाम ठीक होगा, हर चीज खुद ही ठीक हो जाएगी। हमारे साथ तो ये राना गुलजार साहब सीनियर ब्यूरोक्रेट रहे हैं, 40 साल का उनका पूरी गवर्नमेंट सर्विसेज का बड़ी बड़ी पोजीशंस का तजर्बा है। इस वक्त सीनियर कानूनदान है, बड़े बड़े जजेस के सामने पेश होते होंगे। अब हम तो इधर बैठ के अब आपके उस पे प्रोग्राम पे या चैनल पे लॉज वो हो जाएंगे, फौरनी वायलेशन आ जाए। मतलब कि अगर कानून सही हो जाए जी, यानी अदलिया सही काम करे जैसे कि हक है, तमाम निजाम खुद ही सही हो जाएंगे, अपनी जगह ग्रिप ले लेंगे जी। बिल्कुल ठीक है। छोटी सी ब्रेक लेते हैं, वक्फे का वक्त हो चुका है, वक्फे से वापस आके दोबारा यहीं से शुरू करेंगे। नाज़रीन हमारे साथ रहिएगा।
वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम का सिलसिला वहीं से जोड़ते हैं। राणा साहब, बड़ा शोर मचाया जाता था कि वो गुल्लू भट्ट जी जब हम आएंगे तो इन गुल्लू भट्टों को सीधा कर देंगे। पुलिस का एक बड़ा बेहतरीन सा तरीका नया जो है ना वो राइज करेंगे, एक मिसाली पुलिस होगी, इंसाफ दरवाज़ दहलीज पे मिलेगा, कोई करप्शन नहीं होगी, एफआईआर के पैसे नहीं होंगे, तफ्तीशी किसी से कुछ मांगेगा नहीं, सारे के सारे गुल्लू भट्ट खत्म हो जाएंगे, एक मिसाली पुलिस सामने आ जाएगी। यकीन कीजिए इस बात से तो मुझे 100% उनके साथ इत्तेफाक है कि वाकई एक मिसाली पुलिस सामने आई है। वो जो बातें करते थे ना वो सारी की सारी नजर आई हैं कि पहले अगर कोई रजाकार भी पैसे नहीं लेता था तो अब वो भी लेता है। अब बात करते हैं सेफ सिटी इस्लामाबाद कैपिटल सिटी की, जहां वैन से पैसों के भरे हुए 3 बैग डाकू लेके चले गए हैं। ये है हमारी कैपिटल सिटी जहां पर तमाम कंट्रीज के सफीरों की एम्बेसियां हैं और एम्बेसडर वहां बैठे हुए हैं और रोजाना की बुनियाद पर ये खबरें चलती हैं और वो वहां पे बताते होंगे कि ये पाकिस्तान का कैपिटल है। और I9 थाना का इलाका जो है वहां पर उन्होंने वैन को रोका और वहां से वो 3 बैग पैसों के लेके चले गए और अभी तक उनका कोई पता नहीं चला। और वो जो एक मिसाली पुलिस है वो उनका कोई सुराग नहीं लगा सकी है। उस वक्त का और इस वक्त का मुवाजना भी करें और ये गुल्लू भट्टों वाली तकरीर पर भी थोड़ी सी रोशनी डालें। राणा साहब, इसमें कोई शक नहीं कि ये बल्कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है हर बंदे का कि उसकी जान माल, उसकी बिजनेस, उसकी तमाम चीज़ों की जो हिफाजत गवर्नमेंट की जिम्मेदारी होती है। और यही जिम्मेदारी निभाने का वादा किया था जब ये हुकूमत ने इलेक्शन के लिए अपना प्रोग्राम दिया था और इसी पे एतबार करते हुए लोगों ने इनको वोट दिए और आज इनको ये हुकूमत में माशाल्लाह तीसरा साल गुजार रहे हैं और उनका थोड़ा पीरियड 2 साल अभी बकाया रह गया है। तो ये जो उस वक्त हम सोचते थे कि ये मॉडल टाउन का इंसिडेंट हुआ, गुल्लू भट्टों ने ये किया, हम आएंगे, हम जो ऐसा निज़ाम लेके आएंगे जो करप्शन फ्री भी होगा, जिसमें जो पुलिस कल्चर है इसका यूज़ किया, पुलिस कल्चर को तब्दील करेंगे, फ्रेंडली बनाएंगे, वहाँ थानों में करप्शन नहीं होगी। लेकिन आपने जो कहा है कि अनफॉर्चुनेटली ये उससे हालात ख़राब हो गए हैं ज़्यादा। बेहतर हम उम्मीद रखते थे कि कम से कम हम यही कहते हैं कि कुछ पहले से बेहतरी हो गई है। अब तो थाने में एक शरीफ आदमी का जाना, यकीन जाने कि वो अपनी इज्जत बचाने के लिए वो कहता है यार सब्र कर लो, कोई नुकसान हो गया थाने मत जाओ, और ज़्यादा जलील लोगों को थाने से मिलना कुछ नहीं। थाने में एक घर, एक तरफ तो आपके घर की लाश पड़ी होती है और आप किसी डकैती में आपकी परेशानी होती है, दूसरी तरफ जाते हैं तो जाते उम्मीद रखते हैं कि आते एफआईआर के लिए हमें कुछ दे के जाओ। और फिर इन्वेस्टिगेशन जिस तरह की डिफेक्टिव है, जिस तरह की प्योर है, उसका भी अंदाज़ा आप कर सकते हैं कि जब चालान बनते हैं, अदालतों में जाते हैं, पहले तो जो इतना सख्त मरला है इन्वेस्टिगेशन का जिससे 2-4 होना पड़ता है, जो मुद्दई है वो मुल्ज़म की तरफ हो जाता है कि मुद्दई पैसे देने की पोजीशन नहीं होता। मुल्ज़म जिसने जुर्म किया होता है वो उस वक्त पैसे देने की पोजीशन में, पोजेशन में वो उस हालत में आ जाता है, तो वो ज़्यादा उनके लिए और मोहतरम हो जाता है मुद्दई के लिए। तो ये अनफॉर्चुनेटली एक तो पुलिस कल्चर जो है वो बिल्कुल समझे चेंज होने की बजाय पहले से बदतर हो चुका है, वो अब डिलीवर नहीं कर रहा। दूसरी अमन अमान के सिलसिले में जैसे गवर्नेंस के दूसरे शोबे में आज हम बैठे हुए हैं, जो हम बहुत ज़्यादा उम्मीदें लगाए हुए थे कि बहुत ज़्यादा होगी, अनफॉर्चुनेटली इस शोबे में भी गवर्नेंस बेहतर नहीं हुई। और जैसे एग्जांपल आपने दी है कि इसको जाहिर है कैपिटल सिटी है, एक सेफ सिटी है, वहाँ पे फॉरेन डिग्नेटरीज हैं, एम्बेसडर्स हैं, उसको ज़्यादा सेफ होना चाहिए, वो भी सेफ नहीं रहा। उसमें जो असल वजह यही है कि जो अदारे हैं जिनका ये काम है कि जानो माल की हिफाजत करना, और वो उसमें नाकाम हो रहे हैं और वो दूसरे शहरों में उससे भी ज़्यादा अबतर सूरत हाल है। बहुत सारे जराइम ऐसे होते हैं जो रिपोर्ट नहीं होते हैं, जो रिपोर्ट होते हैं उनकी इतनी ज़्यादा तादाद है कि बंदा हैरान हो जाता है। पिछले साल से मुआवजा करें तो बहुत ज़्यादा हो गए हैं। गवर्नमेंट इस मामले में जो डिलीवर करना चाहिए था उसको नहीं कर चुकी। इसके बड़े बैड जो नतायज हैं, कॉन्सिक्वेंसेस हैं, वो स्पेशली इकॉनमी पे आते हैं। जब लोग समझते हैं कि यार हम महफूज नहीं है, हमारा कारोबार महफूज नहीं है, तो उनमें डर और खौफ होता है, उसमें आपकी इकॉनमी, आपका बिजनेस तमाम मुतासर होते हैं। तो ये हुकूमत को चाहिए कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, फंडामेंटल राइट है, हुकूमत की जिम्मेदारी है। जो हुकूमत अमनो मान काम नहीं कर सकती, वो कभी भी किसी मामले में डिलीवर नहीं कर सकती, वो कौम तरक्की नहीं कर सकती, उसकी
इकॉनमी सही नहीं हो सकती। ये बड़ा प्राइम चीज़ है जिस पर तवज्जो देनी चाहिए, और बड़ी इस वक्त सूरत हाल जो है वो परेशान कुन है। इस पे आपने जो निशानदेही की है बिल्कुल सही की है, और बाब इख्तियार सुन रहे होंगे, उनको ज़रूर इस पे स्टेप्स लेने चाहिए और इस जिम्मेदारी को निभाना चाहिए। इसमें कंप्रोमाइज़ नहीं करने चाहिए। जो लोग डिलीवर नहीं करती हैं उनको उनको भी कैफरे किरदार तक पहुँचाएं। किस लिए बैठे हुए हैं इतने इतने उहदों पर अगर उन्होंने काम नहीं करना? अनफॉर्चुनेटली यहाँ ये कल्चर है कि और तब्दील कर दो, बस ख़त्म। तब्दील करने के बाद दूसरे महीने वो उससे भी आला अहदे पे चला जाता है। तो ये है कि अभी काम को बंदा सीखता है, 2-4 महीने होते हैं तो उसको चेंज कर दिया जाता है, उससे कोई उसकी बात पसंद नहीं आती, नया आता है वो तो 4-4 महीने गुजारता है। तो ये तब्दीली सरकार बहुत ज़्यादा जो तब्दीलियाँ ब्यूरोक्रेसी में करती है, ये भी फैटल है इसके लिए। इस पर भी इसको सोचना चाहिए, कंटिन्यूटी रहनी चाहिए। जो नहीं डिलीवर करता उसको फिर इस तरह ना करें कि OSD करके दोबारा लगा दें, उस पर कुछ सजा जजा का निज़ाम, कोई अकाउंटेबिलिटी का निज़ाम ऐसा करें कि अफसरान भी अपने किबले सीधे करें, रुख सीधा करें किबलों का। बिल्कुल ठीक है। अवैस करनी साहब, गुल्लू भट्टों की बात हो रही थी और राना साहब ने बड़े अच्छे तरीके से उस पर रोशनी डाली है, जरा आप भी बताइएगा। शाह साहब, इसमें जो है ना सबसे बड़ा इशू हमारा एजुकेशन का है। अच्छा, एजुकेशन का, बल्कि सीधा सीधा ब्लेम किया जाए एजुकेशन मिनिस्ट्री को या HEC को। सारे बड़े हैरान होंगे कि हो क्या रहा है, ये क्या हो रहा है, कि मैं ये क्या पागलपन की बात कर रहा हूँ कि क्राइम बढ़ रहा है और मैं एजुकेशन को ब्लेम कर रहा हूँ या HEC को ब्लेम कर रहा हूँ। जब पाकिस्तान में हर चौक के ऊपर यूनिवर्सिटीज डिग्रियां देती फिरेंगी पैसे ले लेके, तो उन लोगों के लिए जॉब्स तो है नहीं जी। फिर जी वो बेहतरीन दिमाग लड़ाएंगे पैसे कमाने के लिए, और क्राइम से रिलेटेड बेहतरीन दिमाग फिर नहीं हो सकता है। तो एजुकेशन सिस्टम की जो क्वालिटी है बहुत पुअर है। वो हम पिछले प्रोग्राम में कर चुके हैं कि अल्लाह का फजलो करम है कि 1100 में से 1100 ही आए, 1150 या 1200 नहीं अनाउंस कर दिए किसी बोर्ड ने। तो ये एक फैक्टर है कि इन्हें मेरिट को टफ करने के बजाय जो स्टैंडर्ड सिस्टम है, यानी हमारे बच्चे जब बाहर के जितने भी SAT-1, SAT-2 या GRE के इंटरनेशनल एग्जाम्स देते हैं, यहाँ पे बहुत नंबर स्कोर कर रहे होते हैं, वहां पे जी नीचे से स्कोर कर रहे होते हैं। तो यानी हमारी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को हर जगह पे, यानी इंग्लिश का compete कर ले, आपको इंडियंस या बांग्लादेश के लोग इतने हाई स्टैंडर्ड पे मिलेंगे कि आप कहेंगे कि पता नहीं उनके एजुकेशन सिस्टम उन्हें क्या खिला रहा है। ऐसा कुछ नहीं है जी, एजुकेशन सिस्टम जितने लोग बना रहा है वो प्योर बना रहा है। यही मसला है कि लोग मैट्रिक को, यानी कि अब जी मैं आपको बताता हूँ, पाकिस्तान में लोगों ने एजुकेशन आगे करनी हो तो कहते हैं जी बच्चों को मैट्रिक करवाओ, बोर्ड का एग्जाम दिलवा दो, O लेवल्स या A लेवल्स में करवाओ। अच्छा जी, चले ठीक है, वो महंगा तो है, कॉस्टली सारा कुछ है, मगर उसकी एक वजह ये भी उसमें मार्क्स नहीं आते। मार्क्स इसलिए नहीं आते कि उसमें क्वालिटी ऑफ एजुकेशन बहुत हाई है। उसमें जो बच्चे कंपीट करते हैं उनका ट्रेंड आउटपुट बिल्कुल डिफरेंट होता है, वो फिर लीड करते हैं। दूसरी चीज, मुल्क में बहुत सारी एजेंसियां काम कर, उनका सिर्फ ये काम है कि अफसरों की रिपोर्ट्स बताएं, ओरिजिनली उनके डिपार्टमेंट है बड़ी मेहनत से काम कर। अच्छा, तो इनमें उन सब की रिपोर्ट को अगर साथ साथ अफसरों के साथ रहने दिया जाए और सियासतदान उसको चेंज ना करवाएं, इसके अलावा उनमें बैठे हुए अफसरान ना बिके, तो बेहतरीन मुल्क चल सकता है, क्योंकि वो बिल्कुल सही लिख रही होती हैं इस बंदे पे ये एलिगेशन है, यानी पर्सनली भी जानती हो। तो ये इस सिस्टम को अगर नाफिजुल अमल किया जाए, एक्टिवली उसको फॉलो किया जाए पर्सन टू पर्सन, और स्पेशली ये जो उनके तमाम एजेंसियों के जो महकमे हैं जो अफसरान की रिपोर्ट्स लिख रहे होते हैं एविडेंसेस के साथ, क्योंकि उन्होंने ऐसे नहीं कि जी हवा में लिख देना होता है कि कोई भी अफसर करप्ट है, वो एविडेंसेस साथ में कलेक्ट कर रहे होते हैं, उनकी मॉरल फाइनेंशियल इंटेग्रिटी लिख रहे होते हैं। तो उसको उनको ऑनेस्टली काम करने दिया जाए और उनके ऑफिसर्स पे चेक रखा जाए कि सब, तो सिस्टम बहुत जल्दी ठीक हो सकता है। आप इस चीज को इम्प्लीमेंट करें, मेरा ख्याल है कि 6 महीने में आप बेहतरीन अफसर ऊपर लेकर आ सकते हैं और बेहतरीन सिस्टम को ऊपर लेकर आ सकते हैं, और वो कंट्रोल खुद ही कर लेंगे। जो बंदा अपने प्रोफेशन से डेडिकेटेड होगा खुद ही वो क्राइम को भी कंट्रोल कर लेगा, गवर्नेंस को भी कर लेगा। ठीक हो गया। तो पुलिस में आपने कौन सा चेंज देखा है? वो कंटेनर वाले दावे के बाद आज 3 साल गुजर जाने के बाद आपने पुलिस कितनी चेंज देखी? पुलिस के साथ जी मसला ये है, सिर्फ IG चेंज होते देखे हैं? जी राना गुलजार साहब, असल में जब जी कमांडर चेंज किया जाता है,
ये देखिए पुलिस वाली ही आदत थी जो कि आईएसआई के चीफ वाले मसले में अप्लाई कर दी उन्होंने, कि वो चेंज होते थे, आईजी अपनी मर्जी से जल्दी जल्दी चेंज कर रहे थे, जो आईजी सही काम नहीं कर रहा, थोड़ी देर पुलिस के जिस कमांडर को भी आप पुट अप करें उसके बाद उस पर ट्रस्ट करें। यहाँ पे जी एक दुर्रानी साहब, मैं उनका नाम बोल रहा हूँ, वो आईजी भी रहे और उन्होंने पुलिस रिफॉर्म्स दी, केपीके में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के मेंबर रहे। जब इमरान खान की गवर्नमेंट आई उन्होंने बहुत इफेक्टिव रिफॉर्म्स और वर्किंग इंट्रोड्यूस करवाई, मगर हमारे सियासी तकाजे, सियासतदानों के तकाजे ही इतने ज्यादा है कि उन्हें कोई अफसर पसंद ही नहीं आ रहा होता। अपनी मर्जी के अफसरों की लिस्ट उनको दी जाती है जी, इनमें से कॉल कर ले या इनमें से देख ले कौन आपके इलाके में डीसी लगाया जाए, एससी लगाया जाए या डीपीओ लगाया जाए। अच्छा जी, आईजी तक के हाथ, चीफ सेक्रेटरी तक के हाथ बंद। फिर हर बंदा जब क्रिपल, जब सिस्टम को आप लंगड़ा कर देंगे तो सिस्टम से आउटपुट कैसे उम्मीद करते हैं? यही चीज शुक्र है अभी तो वो जो भी इदारे हैं उन्होंने बचा लिया। उन्होंने यही चीज अभी आईएसआई के चीफ के लिए अप्लाई करने की कोशिश की। कोई बड़ी नहीं थी, आर्मी चीफ को भी चेंज होना पड़ता हर 3-6 महीने बाद। वो तो शुक्र है कि इंटेग्रिटी, उनका एक डिसिप्लिन सिस्टम के तहत वो लोग चलते हैं, क्योंकि वो एक बहुत रिसर्च बेस्ड इदारा है, हर स्टेज पे उनके रिसर्च है, हर बात स्टेप बाय स्टेप जनरल तक जाती है। ये नहीं है कि डायरेक्ट मैंने एक बात किसी मेजर को बताई है, ये जनरल को ही बताई है, वो जनरल तक चली जाएगी। पहले वो रोल डाउन करेगी हिरार्की में, फिर वो दोबारा ऊपर ट्रेवल करेगी इस रिसर्च और सारे वर्किंग के बाद। जी बिल्कुल ठीक है। अच्छा चलें, मैं अगला सवाल भी आपसे ही करता हूं और फिर उसके ज़िमनी जो है वो हम इंशाल्लाह राना साहब से बात करते हैं, उनसे पूछते हैं। ये बताइएगा, ये हुकूमत ने टीटीपी से, कालाधन तंजीम टीटीपी से मुज़ाकरात करने जो जा रही है और उसको पार्लियामान में नहीं लाया गया, कौमी सलामती कमेटी का इजलास हुआ है और जो हमारी हिज़्ब इख्तिलाफ है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है या दूसरी जमातें हैं, उन्होंने इस पर बड़ा इतराज़ किया कि जी के सदर और वज़ीर आज़म कौन होते हैं, अपनी मर्जी से वो मुज़ाकरात शुरू कर लें मामले को जब तक पार्लियामेंट में न लाया जाए। मुझे थोड़ा सा ये बताइए, ये टीटीपी है क्या, ये कहाँ से शुरू हुई है और इसकी एक्टिविटीज़ क्या हैं और इसने पाकिस्तान का कितना नुकसान किया है? बिलावल भुट्टो भी चीख पड़े हैं, एमक्यूएम ने भी आज जो है वो कह दिया है कि जी हमारे दफ्तर भी खोले जाएं, ओपन किए जाएं। और ये है क्या, थोड़ा सा इसका हमें बैकग्राउंड बताइए। शाह साहब, ये आप सारे सवाल तो किए जा रहे हैं, मुझे लग रहा है ये प्रोग्राम या चैनल हमारा स्टेज पे आएगा। बड़े खतरनाक सवाल आप किए जा रहे हैं। बहरहाल मैं इसके मुख्तसर सही जवाब देता जाता हूँ तो वो अच्छा, ये पार्लियामान का जी हमारी मसला ये है, एक बिल्कुल छोटा सा एग्जांपल देके, एक बड़ा मसला था अमेरिका में, अभी एक बिल पेश हुआ है, उसको तमाम डेमोक्रेट्स ने सपोर्ट किया है, $2 खरब का तकरीबन बिल है जी, और पूरी अमेरिका में डेवलपमेंट है। उसमें कुछ रिपब्लिकन्स ने भी उनका साथ दिया, तकरीबन या तो 13 रिपब्लिकन्स हैं या 20 के करीब। अच्छा, उन्होंने कुछ अपने छोटे मोटे मुतालबात मनवाए। यहाँ पे जी मुल्क का फायदा नहीं देखा जाता। पाकिस्तान में जब कोई पार्लियामेंट में आता है तो अपोजिशन ये देखती है हमने नैब से कौन से केस खत्म कराने हैं, हमने अदालतों में क्या फेवर लेनी है, हुकूमत को कहाँ कहाँ ब्लैकमेल करना है, क्योंकि हुकूमत पहली मेजोरिटी में नहीं है। ठीक है, तो वो सारी इन चीजों, अच्छा फिर वो देखते हैं इसमें कौन कौन, इस मुआहदे में कौन कौन से इदारे इन्वॉल्व हो रहे हैं, वो बहुत क्लेवरली इसके ऊपर प्लान करते हैं। अच्छा जी, सारी जो सियासती पार्टियां हमारी अल्लाह के फजलो करम से वो खुद जमहूरियत से बाहर है और उनमें खानदानों की हुकूमतें हैं। तो ये जो मैटर है ये बहुत सीरियस है। वो फिर खानदान के पहले फायदे देखते हैं कि हम इस खानदान को क्या दे सकते हैं। अभी तो शुक्र है पंजाब में खानदान में लड़ाई हुई भी, अगर लड़ाई ना हुई भी होती तो वो तो बिल्कुल ही पाकिस्तान के बारे में कुछ और ही सौदे कर रहे होते। जहां तक तहरीक तालिबान का ताल्लुक है, ये जो तालिबान की एक मूवमेंट थी ये तो अमेरिका ने जी शुरू की थी। इसमें तो सीधा सीधी बात है कि अमेरिका को सपोर्ट चाहिए थी और ये सारी एक लंबी बहस है। पर इसमें से मुख्तलिफ बागी गिरोह बनते गए। अच्छा, ये जी एक वर्क करते हैं क्योंकि ये लोग सारे उन एरियाज में रहते हैं जहां पे इनके अपने ट्रेडिशंस और कबाइल के तरीके हैं। ये लॉ एंड ऑर्डर से ज्यादा उस कानून को, पंचायत को, जिरगे को फॉलो करते हैं। बस ये उससे हुकूमती तौर पे बागी होते गए। इन्होंने रिट ऑफ स्टेट को चैलेंज किया, पाकिस्तानी फौज की जिम्मेदारी है, उन्होंने इनके खिलाफ मुख्तलिफ ऑपरेशंस किए। फिर इनको, क्योंकि यहाँ पे भी
एक सेंट्रलाइज सिस्टम है। हर जमात में भी जो जो जुल्म और जबर पे खड़ा होगा उसके लिए जरूरी है कि वो बादशाहत को या जमहूरियत के खिलाफ चले, क्योंकि इसी तरीके से उसकी हुकूमत सल्तनत कायम रह सकती है। तो इन जमातों का भी यही मसला है, हर जगह पे एक एक है, चाहे एमक्यूएम है जी, कोई भी पार्टी देख ले। अच्छा, मैं बल्कि सियासी पार्टीज का नाम नहीं लेना चाह रहा था, बेहतर यही है कि ना उसमें हुआ जाए। तो ये सारी चीजें, अभी तो इनकी बहुत से लीडरशिप कुछ ड्रोन अटैक्स में मारी गई और कुछ ऑपरेशंस में। अब ये जो भी मुज़ाकरात हैं, जो कुछ भी हो रहा है पूरे रीजन में, साउथ, ये जो पाकिस्तान अपने पूरे रीजन में स्ट्रेटेजिक डाइवर्जन लेकर आ, स्ट्रेटेजिक डाइवर्जन ये है कि पाकिस्तान काफी अरसे से चला सकता था, कुछ और अरसा अफगानिस्तान के साथ चला सकता था, मगर पाकिस्तान ने बिल्कुल रिफ्यूज कर दिया कि जी जब तक वहां पे इंडियन इन्फ्लुएंस को खत्म नहीं किया जाएगा हम इसमें प्रोग्रेस नहीं करेंगे। अब वहां पे जो लोग हैं वो पाकिस्तान से बेशक आप फर्ज कर लें कि हमदर्द ना हो, मगर वो पाकिस्तान के खिलाफ भी नहीं है जो इस वक्त हुकूमत में, ठीक है जी। अब वो चाह रहे हैं कि इन तमाम इलाकों में जो ये 20 साल से जो भी मुशर्रफ साहब ने फैसले किए थे या जो कुछ भी था, बहरहाल हर वक्त हर अफसर की कोई ना कोई मजबूरी होती है, हालात होते हैं, और इंटरनेशनल उसके मुताबिक पाकिस्तान अपनी बिसात के मुताबिक ही चलेगा। कौन सा हमारे पास से जो वसाइल है हमें सियासतदान लूट लूट के खा गए, 10 मसले आते हैं, लंबी डिस्कशन है। सिंपल यही है कि इसमें जो टीटीपी है वो एक बागी उनसर था, और उनकी जो चीजें हैं वो इससे पहले कि वो लोग दाइश को ज्वाइन कर लें अपनी बगावत में, और क्योंकि दाइश का जो नजरिया है वो सिर्फ इस्लाम को बदनाम करने के लिए, किसी इस्लाम में इंसानी जान का वो नजरिया नहीं है जो दाइश कर रहा है पूरे इलाकों में। तो ये बड़े इन्होंने जो जो इसमें इदारे शामिल हैं उन्होंने आपस में मशवरे के साथ किया होगा, और उनसे मेरा जो मालूमात है वो यही है कि उनसे तमाम मुज़ाकरात के बाद इसको पार्लियामेंट में लाएंगे। अगर अभी ले आते ये उसको सियासी और मजहबी रंग देते, जैसे कि आप देख रहे हैं कि तहरीके लब्बैक पे हुआ है कि बहुत सारी जमातें जो ना कह रही हैं हमें भी बहाल करो, हमें भी बहाल करो। अच्छा, वो अब इनके भी है, मगर अब जब इनसे मुआहिदा होगा जी तो वो मुआहिदा जो है शराइत के मुताबिक होगा, ठीक है। अगर एमक्यूएम कह रही है तो एमक्यूएम भी शराइत के मुताबिक कर ले, वो पाकिस्तानी शराइत के मुताबिक चलेंगे, एमक्यूएम के भी ऑफिसेज एस्टेब्लिशमेंट और जो भी स्टेक होल्डर्स हैं ओपन कर देंगे, वो भी जी पाकिस्तान की शराइत मान ले। भाई अब शराइत में हम ये तो नहीं मान सकते कि जी इंडिया के कहने पे हमारा मुल्क को तबाह करने का मौका दिया जाए, जबकि एविडेंसेस भी और तमाम चीजें भी हों, तमाम चीजें। अब वो हमारी शराइत मानेंगे तो ही इनको वो अमान मिलेगी। जाहिर बात है इस्लाम में सुलह का या मुआहिदे का एक तरीका है जो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने से चल रहा है, और उन्होंने बड़े बड़े दुश्मनों को जी माफ किया है, और इसकी तारीख है हमारी। तो अब देखते हैं कि सिलसिले में ये क्या करते हैं। बहरहाल जो जी रियासत के जिम्मेदार हैं, लोगों के जानो माल की हिफाजत के जिम्मेदार हैं, वो आंखें बंद करके तो मुआहिदा नहीं करेंगे कि जी इनको मौका मिले और फैलने का या अपने शैतानी मंसूबों को या शर पसंदी को बढ़ाने का, और इसमें जामिन होंगे तालिबान। मैंने आपको बताया जी ये एक पख्तूनों की खास ये ट्रेडिशन है उधर की, ये उसको फॉलो करते हुए चलेंगे। अगर अब ये नहीं करेंगे तो उसका इनको बहुत नुकसान होगा, और इस मुआहिदे का सबसे ज्यादा नुकसान दाइश को होगा और उन तमाम ताकतों को जो पाकिस्तान या अफगानिस्तान के बॉर्डर को डिस्टेबलाइज करना चाहती हैं। जी बिल्कुल ठीक है राना साहब। ये कौमी सलामती कमेटी का इजलास होता है और तमाम उसमें अपोजिशन और तमाम जमातें जो है वो भी शामिल होती हैं, लेकिन उसको चेयर करने वाले वजीर आजम साहब वहां से गायब हो जाते हैं, और इस पर उन्होंने बड़ी तनकीद की, और अपोजिशन ने कहा है कि ये कैसे हो सकता है कि वजीर आजम और सदर अपनी मर्जी से ये सारे कुछ को कर लें, मुज़ाकरात शुरू कर दें और वो हमें एतमाद में ही ना लाएं। बिलावल भुट्टो साहब ने बेनज़ीर के शहादत का मसला उठा दिया, MQM ने अपने मसले खड़े कर दिए। वजीर आजम को होना चाहिए था वहां पे, एतमाद में लेना चाहिए था, और इस मामले को पार्लियामान में लाना चाहिए और अपोजिशन को एतमाद में लेना चाहिए, या फिर डायरेक्टली कुछ डिसीजन ऐसे होते हैं जो मुल्क की मुफाद में कर दिए जाते हैं। असल में राना साहब कुछ चीज़ें सेंसिटिव होती हैं जिनको ओपन करने का एक वक्त होता है। तो ये TTP का जो इशू है ये एक बड़ा सेंसिटिव इशू है,
और जैसे कि अभी करनी साहब ने इस पे बड़े एक बड़ा एक मोहतात अंदाज तरीके से कुछ चीज़ें बताई आपको कि आप गुज़श्ता दहाई से देख लें कि हमारे साथ क्या हो रहा है। मुल्क एक दहशतगर्दी की लहर में था। आपने देखा कि जो हमारा पेशावर जो एपीसी का जिस हुआ था स्कूल का इंसिडेंट 2014 में, उसकी भी जिम्मेदारी इन्होंने कबूल की थी कि 147 वहाँ पे शहादतें हो गई थी और एक कोहराम मच गया था। और इस तरह के दूसरे हज़ारों हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज के लोग हैं जो तरीके ये टीटीपी ने जिम्मेदारी ली और उसमें दहशतगर्दी की लहर में इनमें का बहुत बड़ा एक किरदार रहा है। यहाँ तक कि हमारे स्कूल महफूज नहीं थे, हम उन पे ऊपर बार बार वायर लगा रहे थे, उनकी दीवारें ऊंची कर रहे थे, गेटों पे सिक्योरिटी लगा रहे थे, हमारी मसाजिद महफूज नहीं थी, हमारी तमाम गाय महफूज नहीं थी, तो स्कूल महफूज नहीं थे, कोई भी ऐसा शोबा नहीं था। एक ऐसी दहशतगर्दी जिसमें हमारी इकानमी को उन्होंने बहुत ज़्यादा नुकसान इस माहौल ने पहुँचाया और आज हम उसका एक भुगत रहे हैं तरीका। तो अल्टीमेट ये हुआ कि अब कुछ चेंजेस आई हैं, जैसे अफगानिस्तान में चेंज आई है। तो अफगानिस्तान की जो पहले चेंज थी वो उसको भारतीय लॉबी सपोर्ट कर रही थी, वो उसके डिक्टेट पे चल रही थी। उनका मकसद यही था कि हमारे मुल्क में अमन अमान ना हो और यहाँ दहशतगर्दी बढ़ती जाए, और ख़ुद भी राह के एजेंट थे और ये इनका एक अपना कल्चर था टीटीपी का। तो ये दहशतगर्दी जो थी इसको अल्टीमेट फौज ने बड़ा किरदार अदा किया, बड़ी कुर्बानियाँ दी और अपने ड्रोन हमले और ये दूसरा करके इसको अल्हम्दुलिल्लाह एक कंट्रोल किया और आज कुछ सुख का चैन है। तो ये जब तक टीटीपी के साथ आप लोग देखें, इस्लाम का भी एक तरीक़ाकार है। अल्टीमेट किसी का सोल्यूशन जो है जंग में कभी सोल्यूशन नहीं निकलता। सोल्यूशन इसी तरह निकलता है कि आप सुलह सफाई की बात करें और मामलात को सेटल करें, और सेटल ऐसी शराइत पे करें जो दोनों को काबिल कबूल हो, जिससे मुल्क का मफाद वाबस्ता हो। तो उस करने के लिए अभी हम इसको ले जाएं, अपोजिशन से मुशावरत शुरू कर दें, असेंबली में ले जाएं, ये एक ऐसी खिचड़ी बन जाएगी, ये कंट्रोल ही नहीं होगा। उसके लिए एक बड़ा हाईएस्ट फोरम है, जिस फोरम में ये इसको लाया गया है, और उस फोरम ने बड़ा सोच समझ के बड़े जिम्मेदार लोग बैठे हैं, मुहब्बे वतन लोग बैठे हैं। वहाँ पे कोई ऐसा कोई मुआहदा या ऐसी चीज़ नहीं की जाएगी जो मुल्क के मफाद में नहीं होगी। और इस वक्त स्पेशली ये इसमें अफगानिस्तान जो वो सालसी का किरदार अदा कर रहा है, और अफगानिस्तान की हुकूमत को हम इस वक्त पहली बार ये हुकूमत नहीं समझती, उसके साथ हमारे एक अच्छे ताल्लुकात इस्तवार हो रहे हैं और हमारा एक दूसरे के साथ म्यूचुअल जो ट्रस्ट लेवल भी है वो भी बेहतर है। तो मैं समझता हूँ कि एक बड़ा आसान कदम है सलामती कमेटी में जो इसको अडॉप्ट किया है, और इसको जब ये हो जाएगा, मुआहदा हो जाएगा, फिर ज़रूर इसको ओपन भी किया जाएगा, मैं उम्मीद करता हूँ, और असेंबली में भी इसको डिस्कस किया जाएगा। लेकिन ये मुनासिब वक्त नहीं है, ये बड़ा सेंसिटिव इशू है, और ये जो कर रहे हैं ये एक बड़ा अच्छा कदम है। हमें इसको जो है अप्रिशिएट करने चाहिए। मुल्क में अमन अमान की फ़ज़ा कायम हो, यहाँ की इकानमी बेहतर हो, यहाँ के दहशत और ऐसी जो लहरें हैं वो ख़त्म हो। तो ये एक इसको इशू को रिजॉल्व करना चाहिए। ठीक है जी। अवैस करनी साहब, आपने राना साहब का तजज़िया सुना है, आप इसमें क्या कहना चाहेंगे? मैं इसमें बस मुख्तसर सा इरशाद साहब ऐड करना चाहूंगा। एक चीज और भी हो सकती है इसमें जी, कोई बईद नहीं है। जैसे एक वॉल्यूम 10 महफूज है ना जी, उनकी पनामा की इन्वेस्टिगेशंस में, ये भी हो सकता है कि टीटीपी से तमाम मुज़ाकरात के बाद और तमाम मराहिल हल होने के बाद वो काफी सारे इंकशाफात सामने आए और बहुत सारे पाकिस्तान के कुछ सियासतदान या मजहबी रहनुमाओं के नाम आए जो कि इनके साथ मिले हुए थे या पाकिस्तान के खिलाफ इनको गाइड करते रहे। अब ये जो इदारे इस वक्त नेगोशिएशंस में शामिल हैं, ये फिर वो फैसला करेंगे कि उनके नेम आउट करने या नहीं करने। ये भी बहुत बड़ा पाकिस्तान में एक ब्रेकिंग चैप्टर होगा इंफॉर्मेशन का, अगर इस तरह की ये उनको कायल कर लिया उन्होंने कि आप जरा बता दें हमें कि किन अफसरान से कुछ हो सकते हैं और किन मजहबी रहनुमाओं से और किन सियासतदान से आपका इस सिलसिले में यानी क्या हो रहा है। क्योंकि ये जो फैक्टर है पर्टिकुलर टीटीपी का, तहरीके तालिबान, ये पाकिस्तान के खिलाफ काम करती रही है और जंग के लिए इन्हें मुस्तकिल पैसा चाहिए था। अब जो जो लोग इन्हें पैसा दिलवाते रहे हैं या पैसा दिलवाने के लिए कायल करते रहे हैं, बहुत सारी चीजें ऐसी सामने आएंगी जो कि मेरा तो ख्याल है कि पाकिस्तान की अवाम का हक है कि सामने, मगर जो इदारे पाकिस्तान के अवाम के जानो माल के जिम्मेदार हैं, जामिन है, वो फैसला करेंगे। ये मुस्तकबिल बताएगा, वक्त बताएगा कि क्या हो सकता है जी। इंशाल्लाह हमारी भी यही दुआ है कि इंशाल्लाह पाकिस्तान का जो मुस्तकबिल है वो महफूज रहेगा। नाज़रीन, इस वक्त हालात बिल्कुल वाकई बहुत मुश्किल चल रहे हैं, लेकिन ऐसे हालात में जब इंसान मुश्किल में घिरा होता है तो उस मुश्किल को दूर करने के हल सोचे जाते हैं, परेशान नहीं हुआ जाता। सब्र कीजिएगा, घबराइएगा नहीं,
वज़ीर आज़म साहब बिल्कुल ठीक कहते हैं। अपना और अपने बच्चों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। हमारे प्रोग्राम का वक्त अपने अख्ताम को पहुंच चुका है। राना गुलजार साहब, अवैस करनी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, अपना और अपने बच्चों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।